अब मार्केटिंग फंक्शंस जो हैं बेसिकली मार्केट में 3 तरह के फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई एंड फैसिलिटेटिव फंक्शन। ओके, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन मतलब एक्सचेंज में क्या होता है, ठीक है। जो एक्सचेंज फंक्शन होता है इसमें बेसिकली किसी बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसी तरह से जो फिजिकल सप्लाई है, किसी भी कमोडिटी फिजिकल सप्लाई से रिलेटेड जो फंक्शन है, जैसे उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, ये सब जो है ये फिजिकल सप्लाई में आते हैं। और फिजिकल फैसिलिटेटिव फंक्शन में क्या आता है, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, फाइनेंसिंग, पैकिंग, पैकेजिंग एंड रिस्क बेयरिंग। ये जो फंक्शन है ये फैसिलिटेटिव फंक्शन में आते हैं। देखो 3 तरह का फंक्शन डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज करते समय, एक्सचेंज किसका होता है, कमोडिटीज का होता है। तो एक्सचेंज करते समय क्या कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो पहला है बाइंग और दूसरा है सेलिंग। इसी तरह से फिजिकल सप्लाई, किसी कमोडिटी की फिजिकल सप्लाई से रिलेटेड जो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। और फैसिलिटेटिव मतलब किसी मार्केट में फैसिलिटेटिव फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि फैसिलिटेटिव का मतलब किसी मार्केटिंग को कितना इजी बनाने वाले फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, फाइनेंसिंग हुआ, पैकिंग और पैकेजिंग हुआ, रिस्क बियरिंग हुआ, ये सब इसमें आते हैं। देन मार्केट फंक्शन को बेसिकली ब्रॉडली अगर देखें तो उसमें 3 तरह के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और टर्शियरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दीज इंक्लूड असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वलाइजेशन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है, these include all the functions listed in figure 1 except the facilitative function like risk bearing, market information और financing। इसी तरह से टर्शियरी फंक्शन में क्या होता है, these function includes function as listed in figure 1 वाइज बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन का जैसे कि मार्केट इंफॉर्मेशन या मार्केट इंटेलिजेंस वगैरह जो होता है वो कम्युनिकेशन में आता है, ये सब टर्शियरी फंक्शन। उसके बाद अब जितने भी फंक्शन है, अब मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज में। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जैसे असेंबलिंग, असेंबलिंग ठीक है, इट इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल एंड लार्ज प्रोड्यूसर्स स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया। तो उसका एक असेंबलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक बहुत बड़ा एरिया और अलग अलग हिस्से में चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वहां से एक पर्टिकुलर जगह पे उसको असेंबल करना, ठीक है, उस प्रोड्यूस को, ये हो गया असेंबलिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, दिस इंप्लाइज इंक्रीजिंग द वैल्यू। ध्यान रखो, प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाते हैं। और उसके वैल्यू को बढ़ाया कैसे जाता है, जैसे हम उसके फॉर्म को चेंज कर दें, कलर को चेंज कर दें, टेस्ट को चेंज कर दें उसको। तो ये सब चीजें हैं, मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को बढ़ाते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्रेजेंट डे मार्केटिंग of foreign produce. This activity involve a change in the form of commodity. Processing अच्छा एक चीज और, प्रोसेसिंग आल्सो मेक इट पॉसिबल टू स्टोर पेरिसेबल कमोडिटी। अभी क्या होता है कि जैसे कोई दूध को हम ले लेते हैं, ठीक है, दूध पेरिसेबल प्रोडक्ट में आता है, हम बहुत लंबे समय तक उसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका फॉर्म चेंज कर दें, दूध का हमने पनीर में कन्वर्ट कर दिया, या ठीक है दूध है, दूध को हमने ड्राई मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो उस पाउडर को हम एक लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग के थ्रू जो पेरिसेबल कमोडिटीज होता है उनका जो स्टोर सेल्फ लाइफ है उसको हम इनहांस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे मिल्क और मिल्क पाउडर में हुआ, जो एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल इसको देख सकते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। जो थर्ड, जो तीसरा फंक्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। दिस फंक्शन इज कंसर्न विद मेकिंग अवेलेबल द प्रोडक्ट टू अदर मार्केट फंक्शनरीज एंड टू फाइनल कंज्यूमर। होता ये है कि जैसे एक जगह पर कोई चीज बन रहा है, ठीक है, अब वहां से उसके फाइनल कंज्यूमर तक ले जाने के लिए उसको मतलब जो चैनल्स है, जो एक्टिविटी है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, दिस फंक्शन कंसर्न विद द मेकिंग अवेलेबल द प्रोडक्ट टू द मार्केट फंक्शनरीज एंड टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बाइंग सेलिंग हुई, इसके ग्रेडिंग हुई, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, इसके बाद ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच गया। ये जो होल जो प्रोसेस है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। देन इक्वलाइजेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई टू द डिमांड and it is an important function in holding commodity with the seasonal production। अच्छा, इक्वलाइजेशन में क्या होता है, क्या होता है कि ऐसी बहुत सी कमोडिटीज होती हैं जो जो सीजनल होती हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में जिनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन उनका जो डिमांड है वो वेरी करता है, मतलब साल भर उसकी डिमांड बनी रहती है।
तो ठीक है, अच्छी बात है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रोड्यूस हो रहा है, एक पर्टिकुलर सीजन में कोई कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसकी साल भर उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए, इक्वली कैसे उसका मतलब सप्लाई को मेंटेन किया जाए, ये जो एक्टिविटी है इसको इक्वलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं इसके लिए इक्वलाइजेशन क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। बहुत से वेयर हाउसेस बनते हैं, स्टोरिंग मतलब स्टोरेज होता है उनका। तो इसमें क्या होता है कि हम जब भी उनकी जरूरत होती है स्टोर हाउस से निकाल के सेल आउट करते रहते हैं, ये इक्वलाइजेशन है। इसके बाद बाइंग और सेलिंग का फंक्शन होता है। बाइंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बाइंग एंड सेलिंग आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ ओनर। अच्छा, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। किसी भी कमोडिटी का एक्सचेंज होता है ना, तो उस कमोडिटी का ओनर चेंज हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी जिसके थ्रू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, तो ये बाइंग एंड सेलिंग का मतलब ये ऑप्शन होता है उसका। तो पहला है बाइंग। बाइंग क्या होता है? बाइंग इंक्लूड आइडेंटिफाइंग वंस नीड, पहले किसी की आवश्यकता का पता करना, उसके बाद उसके सोर्स मतलब उसकी जो सोर्स ऑफ सप्लाई को पता करना, उसके प्रोडक्ट का जो सोर्स ऑफ सप्लाई उसको पता करना, उसके बाद एक राइट प्राइस को डिटरमाइन करना, राइट समय पे और राइट क्वांटिटी में अवेलेबल करा देना, ये होता है बाइंग। इसके सब फंक्शन है, जैसे फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसके सब फंक्शन, बट एनी हाउ आप देख लो, इसको देख लेना। फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड परचेज, प्लानिंग ऑफ नीड, सर्वेइंग द मार्केट, डिसाइडिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि नहीं कितना जरूरत है, डिमांड कितना है मार्केट में, इसके बारे में जो सर्वे करना, किस क्वालिटी के किस ग्रेड के सामान की कितनी जरूरत है, ये चीजें पता करना। प्लानिंग इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड परचेस, मतलब एक्चुअल नीड कितनी, एक्चुअल डिमांड कितना, ये। देन कॉन्ट्रेक्चुअल फंक्शन होता है आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ सप्लाई टू कंफर्म द सप्लायर ऑफ ए गुड एंड एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद देम। मतलब कि हाँ, अब ठीक है, हमारे पास डिमांड पता चल गया कि हमें इतनी क्वांटिटी इस क्वालिटी की कोई कमोडिटी हमको इतने क्वांटिटी में जरूरत है, ठीक है। तो अब ऐसे सप्लाई के सोर्स का पता करना जहां से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जहां से उसको हम परचेस कर सकते हैं, ठीक है। देन होता है फंक्शन ऑफ नेगोशिएशन। ठीक, नेगोशिएशन में क्या होता है, उन टर्म्स को डिसाइड किया जाता है जिसके बेसिस पे एक्सचेंज होना है। तो जो टर्म को डिसीजन होता है वो फंक्शन ऑफ नेगोशिएशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे नेगोशिएशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ परचेस विद द सेलर्स। देन फाइनल एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स। जब एक बार नेगोशिएशन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो गुड्स आर ट्रांसफर टू द बायर्स। उसके बाद जो इसमें क्या होता है, गुड्स बायर्स को दे दी जाती है। तो ये बाइंग फंक्शंस के जो बाइंग एक मेजर मार्केटिंग फंक्शन है, उसका ये सब फंक्शन ये सारे चारों। उसी तरह सेलिंग होता है। सेलिंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बायर्स एंड कन्विंसिंग देम टू बाय द प्रोडक्ट एट ए प्राइस व्हिच इज सैटिस्फैक्टरी टू बोथ सेलर्स एंड बायर्स। मतलब अपने लिए अपने कमोडिटी के लिए बायर्स को खोजना और ऐसा सेटिस्फैक्टरी प्राइस डिटरमाइन करना जिससे दोनों संतुष्ट हों, बायर्स भी संतुष्ट हो और सेलर्स भी संतुष्ट हो, ठीक है। इसके भी चार सब फंक्शन है। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि अगर आपको पता है कि मतलब कि नीड्स कितना है, किस ग्रेड के सामान की कितनी नीड्स है, कितना डिमांड है मार्केट में, तो उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब यही होता है कि फिर वही दोनों के बीच कॉन्टेक्ट करना कि भाई हाँ ठीक है, हम सेल करना चाहते हैं आप, ठीक है। फिर डिमांड क्रिएशन, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस सेलिंग टेक्निक्स सो एज टू स्टिमुलेट द कंज्यूमर टू बाई। कंज्यूमर को हम स्टिमुलेट करते हैं कि आप प्रोडक्ट को मतलब परचेस करिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं ना, तो हम डिमांड क्रिएशन करते हैं। टीवी में जितने एड्स आते हैं क्या होता है, वो डिमांड क्रिएशन का हिस्सा होता है, ठीक है। जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं, हॉर्लिक्स बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, तो उसको सेल आउट करना तो प्रचार करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं, ठीक है। उसको देख वो क्या होता है, वो उनके डिमांड क्रिएशन का हिस्सा होता है। उसके लिए फंक्शन ऑफ नेगोशिएशन वो पहले होता है कि एक ऐसा सेटिस्फैक्टरी प्राइस मतलब टर्म को डिसाइड करना जिसके बेसिस पे वो एक्सचेंज करेंगे। तो इन टर्म को डिसाइड कर लेना, ये फंक्शन ऑफ नेगोशिएशन में आता है। देन ट्रांसपोर्टेशन, ये बाइंग और सेलिंग के बाद आने वाला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इसका कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह की यूटिलिटी क्रिएट करता है। मैंने आप लोग को यूटिलिटी पढ़ाया हुआ है वहां पे, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ये सब पढ़ा रखा है वहां पे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। कैसे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक किसी एरिया का एक पॉकेट है जहां पर कोई चीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और कोई एक ऐसा जगह है जहां पर कि वो बहुत ज्यादा स्कार्स है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है वहां पे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम जहां पर एडली अमाउंट अवेलेबल है वहां से हम उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं, तो हम वहां पे उसका अच्छा रेट उठा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि प्लेस हम चेंज कर रहे हैं, ठीक।
अच्छा, द नीड ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन अराइज बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स आर नॉट कंज्यूम एट द पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जहाँ प्रोड्यूस होती हैं वहीं कंज्यूम नहीं होती, उनका कंजम्पशन कहीं दूर हो रहा होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन किस चीज में मदद करता है? 4 चीजें हैं। ये मार्केट को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। अमूल या कोई भी जो डेयरी कोऑपरेटिव है, ठीक है, वो एक जगह से मिल्क उठा रहा है और सिटीज में जाके सेल आउट कर रहा है, तो ये मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। देन रिडक्शन ऑफ स्पेशल प्राइस डिफरेंसेस। मान लो कि गांव में दूध बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, शहर में बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना करें तो गांव में इतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा कि लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देंगे। पहले होता था ना गांव में, यहाँ भी ठीक है 10 लीटर हो गया तो उसमें से भैया 5-6 लीटर दूसरे को मतलब बांट देते, भाई ठीक है याद रखेगा, तो इस तरह होता था, उसको प्राइस नहीं मिलता था। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है तो मार्केट का चूंकि एक्सपेंशन हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्पेस के अकॉर्डिंग जो प्राइस का डिफरेंसेस है वो कम हो गया। हर जगह क्या है कि मिल्क का रेट मोरलेस कांस्टेंट है, तो प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है की वजह से हुआ ऐसा। देन प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करते हैं तो इसमें कई तरह के ड्राइवर्स, लोडर्स, अनलोडर्स ये होते हैं ना, तो ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी बाय फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रूरल एरिया टू द इंडस्ट्रियल एरिया। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल को रूरल एरिया से या जो ऐसा जगह जहां से वो प्रोड्यूसर है वहां से लेकर के इंडस्ट्रीज में पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो डेवलपमेंटल इकोनॉमीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, ये उनको ग्रो में सपोर्ट कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट हटा दिया जाए तो कोई फैक्ट्री वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि इसका माल जो रॉ मटेरियल वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इसके 4 मेजर मतलब बेनिफिट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, कह सकते हैं, ठीक है। फिर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। देखो स्टोरेज क्या करता है, ये आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, स्टोरेज आ जाएगा या वेयर हाउसिंग आ जाएगा, ये दोनों आ सकते हैं। इसको शॉर्ट इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में इसको क्रिएट किया है। पहला तो ये है कि स्टोरेज किस तरह की यूटिलिटी क्रिएट करता है, ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। स्टोरेज का मतलब क्या हो गया कि कोई कमोडिटी आपने उसको आज स्टोर कर दिया, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि जब आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा तो आप उसको सेल आउट कर लेंगे। तो ये समय की वजह से किसी भी कमोडिटी का प्राइस आपको अच्छा मिल रहा है ना, तो ये उसकी टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है वहां पे। स्टोरेज क्रिएट टाइम यूटिलिटी। देन स्टोरेज ऑफ गुड्स देयरफॉर इंश्योर ए कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ। अच्छा, स्टोरेज करने से क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर उसका एक कांस्टेंट अमाउंट, मतलब उस गुड्स का, एक कमोडिटी का फ्लो जो बना रहता है मार्केट में, लोगों के सामने उपलब्धता साल भर बनी रहती है। नहीं तो ऐसा हो कि वही सेल को, जो एप्पल होता है ना, एप्पल के बागान कर देते हैं, उनकी वाइड उसको सफाई करते रहते हैं, तो सेब की कमी नहीं होती। मार्केट ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसकी कमी नहीं होती, सबको वो चीज अवेलेबल होती है मार्केट में। देन स्टोरेज में टेक्स प्लेस अलोंग एवरी स्टेज ऑफ मार्केटिंग चेन। मार्केटिंग का डिफरेंट चेन है, ठीक, कहाँ से, प्रोड्यूसर से लेकर के, जो मिडिल मैन से लेकर के, प्रोसेसर हो गया, वहां से लेकर रिटेलर हो गया, हर लेवल पे स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है, ये हर लेवल पे अवेलेबल होता है। देन स्टोरेज एसोसिएटेड विद सम रिस्क एज वेल। ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्टोर करते हैं किसी चीज को तो उसके साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे क्या होता है कि आपने स्टोर किया, अचानक उसमें आग लग गई, अचानक उसमें दीमक लग गया, या मॉइस्चर आपने कंट्रोल नहीं किया तो उसमें ह्यूमिडिटी की वजह से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिस्टर्ब हो गई, नुकसान हो गया, वहां पे चोरी हो गया, कीड़े लग गए आपके प्रोडक्ट में, क्वांटिटी में। तो ये क्या होता है ना कि अगर आप स्टोर करते हैं तो आपने स्टोर करने से एक फायदा तो ये होता है कि जब आपको अच्छा रेट मिलेगा तो उसको सेल आउट करेंगे, लेकिन एक रिस्क ये भी इन्वॉल्व होता है स्टोरेज के साथ कि उसके साथ नुकसान भी हो सकता है, आपको कीड़े लग सकते हैं, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू आपको नुकसान होने का भी डर बना रहता है। देन वेयर हाउसेस क्या होते हैं? वेयर हाउसेस आर साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द स्टोर प्रोडक्ट। मतलब ये दोनों चीजों को देखो, एक होता है कि आपने घर में सामान को रख दिया, ठीक है, एक होता है कि वेयर हाउस। तो वेयर हाउस क्या होता है? एक साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है वेयर हाउस। मतलब वहां पे टेक्निक्स यूज की जाती हैं ताकि किसी भी कमोडिटी की सेल्फ लाइफ इंक्रीज की जाए विदाउट उसके जो क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्टर्ब किए हुए, मतलब इसको डिस्टर्ब किए बिना हम उसका सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो ये साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मतलब वेयर हाउसेस के, इनका मेन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ स्टोरेज ऑफ डिफरेंट, मतलब स्टोरेज के समय होने वाले वेस्टेज को कम करना, टू असिस्ट इन ऑर्डरली मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड ग्रेड स्पेसिफिकेशन। ओके, टू इशू वेयर हाउस रिसिप्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, ऑब्वियस बात है कि जब आप
वेयर हाउस क्या होता है ना, चूंकि साइंटिफिक होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है ना, इनके लाइसेंस होते हैं, तो क्या होता है जब इनके जब ये सर्टिफाई करते हैं कि भाई इनका सामान यहाँ पे इतना पड़ा हो, उसी के बेसिस पे जो प्रोड्यूसर्स होता है या जो हाँ जो प्रोड्यूसर्स होता है वो मार्केट में जाकर उनके बेसिस पे लोन उठा सकता है कि भाई हमारे पास इतना स्टॉक है, वो दिखा सकता है कि हमारे पास इतना स्टॉक है, तो हमको इसलिए फाइनेंस की जरूरत होती है ना, मतलब मार्केटिंग के डिफरेंट चैन के डिफरेंट लेवल पे अभी आगे आएगा फाइनेंसिंग वाले में, तो उसके बेसिस पे उसको लोन मिल जाता है, उसको क्रेडिट्स अवेलेबल हो जाता है। टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन। अब गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है, जैसे क्या होता है कि जितने ज्यादा ही वेयर हाउसेस होंगे उतना ही जो सीजनल प्रोडक्ट है हम उसको लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे, साल भर उसकी अवेलेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे। तो ये देखो अगर उसकी अवेलेबिलिटी मेंटेन नहीं होती और साल के किसी हिस्से में किसी समय पे ऐसा होता है कि उसकी अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा भाग जाता है। तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है कि भाई ऐसा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ना भागे, ठीक है। तो स्टोर वेयर हाउसेस की यही वैल्यू होती है कि क्या होता है ना कि जब बहुत स्कार्सिटी का सीजन आता है तो वहां से वेयर हाउसेस से जो स्टॉक है उसको सप्लाई में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं सेलर्स। तो स्टॉक कैसे करते हैं, वेयर हाउसेस में तो सामान रखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस होता है कि गवर्नमेंट को ये हेल्प करते हैं ताकि प्राइस सपोर्ट कर सकें, साल भर प्राइस मोरलेस एक जैसी रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, सीधी सी बात। देन ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, देखो सर इस वाले सेकंड में पॉइंट फिर से बताइए ना सर। कौन सा, सर सेकंड सेकंड पॉइंट में टू असिस्ट इन ऑर्डरली, यही ना, टू असिस्ट इन ऑर्डरली मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड ग्रेड स्पेसिफिकेशन। देखो क्या होता है अभी इस पॉइंट को थोड़ा सा, ये आगे वाले जो पॉइंट है ग्रेडिंग और स्टैंडर्ड, पहले ये समझ लो उस, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड ग्रेड ये दोनों वर्ड यूज हुए, ठीक है, उस बेस पे इस पे आते हैं वापस। ओके देखो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें जो आप लोग से मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि ग्रेडिंग क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ये अपने आप में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाएगा, डिफिनेशन पूछा जा सकता है, ग्रेडिंग क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द मैंने कई बार देखा है कि लड़के इस चीज में गलत कर जाते हैं, उनको मतलब वो डिफिनेशन गलत लिखते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज पहले ध्यान रखो कि पहले स्टैंडर्डाइजेशन आता है उसके बाद ग्रेडिंग आती है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिफाइन करना, ऐसे स्टैंडर्ड या ऐसा स्पेसिफिकेशन डिजाइन करना जिसके बेसिस पे किसी भी कमोडिटी के डिफरेंट ग्रेड्स बनाए जा सकें। ग्रेडिंग क्या होती है, जैसे कि अगर हम ये देखें कि आम का ही देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें आम का सीजन चल रहा है, तो आम आप देखो कि सेम वैरायटी के आम में बहुत बड़े आम भी मिलेंगे, अगर आप कोई पेड़ है वहां जाओ तो देखो आपको बहुत बड़ा बड़ा भी आम मिलेगा, बहुत छोटा आम भी मिलेगा, ठीक है। फार्मर्स तो क्या करता है, अगर कोई आम पकने वाला है तो सारा का सारा तोड़ के ले जाता है मार्केट में, ठीक है। अब अगर ग्रेडिंग नहीं करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा जिसके पे ग्रेडिंग नहीं करोगे, तो क्या करोगे, अगर उस आम जो बहुत, ठीक है, और तो उसको प्राइस बहुत अच्छा नहीं मिलेगा जो उसके अच्छे दाने, अगर छोटे दाने भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे, तो ग्रेडिंग की जाती है। बड़ा दाना का एक साइज बोला जाता है कि भाई इतने इतने ग्राम का अगर आम है तो उसको अलग कर देते हैं, छोटे मतलब जो कम ग्राम के या छोटे दाने का आम है उसको अलग कर देते हैं। तो जो बड़े दाने का आम होता है उसको उसकी प्राइसिंग अच्छी मिलती है, जो छोटे दाम का होता है उसकी अलग प्राइसिंग होती है। तो मार्केटिंग को एक सिस्टमेटिक मैनर में चलाने में बहुत इजीनेस होती है। अच्छा ये जो हम अभी, ये तो मैंने बहुत रफली आप लोगों को मोटा मोटा बताया कि ये बड़ा दाना छोटा दाना है, इसी तरह से कमोडिटी को जब हम सॉर्ट आउट करते हैं डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के आधार पे, तो वो जो स्पेसिफिकेशन का डिटर्मिनेशन होता है उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक मेजर्स विच द प्रोड्यूस कमोडिटी मस्ट कंफर्म, ओके। तो मतलब वो स्पेसिफिकेशन तैयार करना जिसके बेसिस पे हाँ अगर हमको सेल आउट करना है, जैसे पहले तो यही होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है कि नहीं करना है, इसका भी स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे लीची का होता है ना, हम ये कहते हैं कि उस टाइम पीरियड के पहले लीची को सेल आउट नहीं करना, आजकल ऐसा स्पेसिफिकेशन बना हुआ है क्योंकि उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो अभी चमकी बुखार बोलते हैं ना बिहार में, उसका एक रीजन लीची भी माना जाता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड तक पाए जाते हैं, उसके बाद वो डिजोल्व हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसके पहले यदि बच्चे खाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो कहते हैं कि इतने एज के पहले, इतने समय के पहले इस फल को सेल आउट नहीं करना है, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं खिलाना है। तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं मार्केटिंग में इसी तरह से होती है ना कि डिफरेंट ग्रेडिंग करने का जो गाइडलाइंस होता है उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। पहले मैंने लिखा है स्टैंडर्डाइजेशन प्रीसीड्स ग्रेडिंग, तो ये आपको हो सकता है पूरी पूरी फुल टू आपको लाइन मिल जाए, ट्रू है फॉल्स है। पहले स्टैंडर्डाइजेशन होता है, स्पेसिफिकेशन डिसाइड होते हैं, उसके बाद ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग का मतलब कि उसको सॉर्ट आउट करना किसी कम्युनिटी को डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मीन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर डिफरेंट गुड्स। स्टैंडर्ड specifies what basic quality product must have to be consistent with the established characteristic. Then what is the need for standardization? स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं क्यों, इसकी जरूरत क्या है?
The objective of standardization is to overcome the above problem by having fixed standard which are universally accepted and followed by all in trade. अब जैसे क्या होता है कि मान लो कि ये जो स्पेसिफिकेशन, अब एक एग्जांपल देता हूँ, हम कहें कि भाई जो स्टैंडर्डाइजेशन है एक लोकल मार्केट में सारे बायर्स और सेलर मिलकर तय कर लेते हैं, मान लो सेलर्स तय कर लेते हैं या बायर्स मिलकर आपस में तय कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर केवल ये बायर्स तय कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर मार्केट में स्पेसिफिकेशन तय हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जब हम दूसरे मार्केट में जाएं, दूसरे कंट्री में जाएं, दूसरे स्टेट्स की मार्केट में जाएं, तो वहां पर वहां वाले अपना तय करेंगे, यहाँ वाले अपना तय करेंगे, तो हो सकता है कि दोनों में डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी। भाई वो बोलेगा भाई हमारे यहाँ का तो ये अच्छा ग्रेड है, वो बोलेगा भाई हमारे यहाँ का हम इस ग्रेड को अच्छा नहीं मानते, हमारे यहाँ और अच्छा ग्रेड होता है, ठीक है। ये इसी तरह होता है। एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है कि एफएमडी के केसेस क्या होता है कि इंडिया में जितना बीफ प्रोड्यूस होता है ना, वो मिडिल ईस्ट कंट्री को मोस्टली जाता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका को हम सप्लाई नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो अमेरिका क्या मानता है हमारी कंट्री को कि यहाँ पर एफएमडी प्रोमिनेंट है, तो हमारे यहाँ के बीफ को अपने यहाँ अलाउ नहीं करते, उनका वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। और ये जो कंट्रीज है यहाँ पर नहीं है, तो हम इनको सेल आउट करते हैं। इस तरह की चीजें होती, तो मतलब इसलिए एक यूनिवर्सल रूप में किसी भी प्रोडक्ट का ग्रेडिंग हो सके, इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, हर जगह सेम ग्रेड में अवेलेबल हो और उसका प्राइस डिटरमाइन करने में उतनी सहूलियत हो, मार्केटिंग में उतनी आसानी हो, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। ग्रेडिंग क्या होता है? इट इज सॉर्टिंग ऑफ प्रोड्यूस इनटू डिफरेंट लॉट्स हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। इट इज द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड। मतलब जो ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड है, जो ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड के प्रोसेस को क्या बोलते थे? स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन के बेसिस पे जो डिफरेंट लॉट क्रिएट किए जाते हैं उसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग फॉलोज आफ्टर द स्टैंडर्ड्स आर सेट, ठीक है। वही था कि पहले स्टैंडर्डाइजेशन होता है फिर ग्रेडिंग होता है। द एडवांटेज ऑफ ग्रेडिंग इज दैट इट इनेबल्स फार्मर्स who produce quality goods to fetch a premium price for their produce। ठीक, प्रीमियम मतलब इसका मतलब यही है कि भाई अगर कोई फार्मर है, अगर वही मैंने एग्जांपल आम का दिया था कि यदि उसके सारे बड़े आम एक साथ और छोटे एक साथ रखेगा तो हो सकता है उसको बहुत अच्छा प्राइस ना मिले, लेकिन उसको प्राइस भाई लोग कहेंगे भाई भैया आपके पास आपके आम में छोटे दाने हैं तो आपको बहुत अच्छा प्राइस नहीं देंगे, ठीक है, उसको कम प्राइस मिलेगा, वहां नुकसान होता है उसको। लेकिन यदि उसका ग्रेडिंग कर ले, सारे जो बड़े आम उनको अलग रख ले, ठीक है, और छोटे आम को एक साइड कर दे, मझोले आम को एक साइड रखते, तो सबका उसको अलग अलग प्राइस, तो उसको अच्छा प्राइस मिलेगा तीन कैटेगरी में। देन पैकिंग और पैकेजिंग में पहला तो ये होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं बता दूं कि जो पैकेजिंग होता है वो पैकिंग का हिस्सा होता है, उसी का एक पार्ट होता है पैकिंग। एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे पैकिंग और पैकेजिंग में क्या डिफरेंस होता है। हम जैसे क्या करते हैं कि आधा लीटर दूध की बोतल क्रिएट कर लेते हैं मार्केट में, आधा लीटर पाउच आते हैं ना मिल्क का, अमूल का हुआ, नमस्ते डेयरी, समथिंग जितने भी डेयरी कंपनीज हैं उनके मिल्क सेल आउट होते हैं, ठीक, आधा आधा लीटर या 1 लीटर के पाउच में। अच्छा, पहले तो मिल्क को इन छोटे छोटे पाउच में मतलब फिलअप करना, आधा लीटर या 1 लीटर पाउच में अवेलेबल कराना, इसको पैकेजिंग बोलते हैं, ओके। और पैकिंग क्या होती है? जब ये सारे छोटे छोटे पाउच हैं, इनको एक बहुत बड़े कंटेनर में हम रख करके सेव कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैकिंग। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था कि पहले आधा लीटर मिल्क है, आधा लीटर मिल्क के पाउच क्रिएट करना, उसे मिल्क फिलअप कर देना, ठीक है, पास्चराइज्ड मिल्क मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, ये होता है पैकेजिंग। और जब इन सारे, मान लो कि 100 पैकेट का आपको एक पूरा कंटेनर बनाना है, ठीक है, तो आपने कंटेनर में 100 आधा लीटर के पैकेट डाल करके सेल आउट कर दिए, तो ये जो ओवरऑल ये जो बड़ा कंटेनर बना, इसको पैकिंग बोलते हैं। पैकिंग एंड पैकेजिंग आर रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द प्रोडक्ट अलोंग द मार्केटिंग चेन। जो मार्केटिंग चेन है उसके अकॉर्डिंग मूव करने में ये हेल्प करते हैं, इजी कर देते हैं चीजों को मूव कराने में। फ्रॉम फार्म गेट मतलब जहां प्रोड्यूस हो रहा है, टू ट्रेडर्स मींस होलसेलर रिटेलर्स के पास, एंड फाइनली टू अल्टीमेट कंज्यूमर, वहां तक ले जाने में बहुत इजी हो जाता है यदि हम किसी चीज की पैकेजिंग और पैकिंग करते हैं। द टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी एज वेल द स्टेज इन द मार्केटिंग चेन। ये मटेरियल जैसे गनी समझते हो, जो प्लास्टिक की बोरियां होती हैं, गनीज आर जनरली यूज पैकिंग मीन्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक सीरियल्स, ऑयल सीड, लाइम्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स के लिए ये यूज किए जाते हैं, इनको गनीज बोलते हैं, ठीक है। फिश के लिए क्या करते हैं? फिश के लिए हम बकेट्स यूज करते हैं। तो ये कम्युनिटी के अकॉर्डिंग और डिफरेंट सप्लाई चेन के अकॉर्डिंग जो पैकिंग मटेरियल है वो आपका चेंज होता रहेगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकिंग? मैंने बताया कि पैकिंग मीन्स wrapping or crafting a commodity so as they can be transported,
इसको बोलते हैं पैकिंग। पैकेजिंग इज द पार्ट ऑफ पैकिंग। पैकिंग इज पुटिंग द गुड्स इन स्मॉल पैकेज लाइक बैग्स, सैशे, बॉटल्स एक्सेट्रा फॉर सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल वही मैंने बताया कि हाफ केजी और 1 केजी प्लास्टिक पाउचेस मिल्क का बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। एंड व्हेन सेवरल सच पाउचेस आर केप्ट इन अ सिंगल क्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इट इज कॉल्ड पैकिंग। देन सेकेंड लास्ट फंक्शन है फाइनेंसिंग का। इसके बाद आपका रिस्क बेयरिंग है। ये 2 फंक्शन और बचे हुए हैं। तो फाइनेंसिंग क्या होते हैं? देखो, फाइनेंसिंग का सीधा सा मतलब होता है कि डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज के समय, ऑब्वियस सी बात है, जो फार्मर्स है या जो मिडिल मैन है, जो बिचौलिया है, समथिंग रिटेलर्स हैं, होल्सेलर, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसे की जरूरत क्यों होती है? पहला तो होता है फॉर स्केलिंग अप द प्रोडक्शन, लाइक द, अगर मान लो कि डिमांड बहुत ज्यादा है तो जो प्रोड्यूसर है उसको प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, तो वो और ज्यादा कैपिटल और ज्यादा व्यवस्था रखना चाहेगा अपने यहाँ, ठीक है, तो कैपिटल में इन्वेस्ट करता है और ज्यादा मशीनरी अपने यहाँ इम्प्लांट करता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। दूसरा होता है कि अगर आपने बढ़ा लिया तो डे टू डे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी आपको पैसे, वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत होती है, ठीक है, मतलब डे टू डे आपका डेली ऑपरेशन चलता रहे, इसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको मार्केट में प्रोड्यूस ले जाना है, वहां सेल करना है, वहां डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, उनको ऑपरेट कराना, उनका कॉस्ट देना, इसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट मार्केट चेन लेवल पे आपको फाइनेंस की जरूरत होती है। अच्छा, एक चीज मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था, डिस्ट्रेस सेल क्या होता है। असल में क्या होता है कि अगर आपको मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ना किया जाए, अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जाए, ग्रेडिंग नहीं किया जाए, अगर ये चीजें ना हो, तो फार्मर्स फोर्स्ड हो जाता है, मजबूर हो जाता है डिस्ट्रेस सेल के लिए। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है कि जो भी रेट मिले उसको सेल आउट करना होता है, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट पे, चूंकि उसे बहुत मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कहीं पैसे की कहीं से व्यवस्था नहीं हो पा रही है फार्मर्स को, वो क्या करेगा, उस पैसे के, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी अगर फार्मर के पास क्या है कि किसी फार्मर के पास अगर मान लो 2 टन गेहूं है और उसे पैसे की अगर जरूरत है, तो वो क्या करेगा, 2 रुपए किलो में मान लो अगर गेहूं सेल आउट कर देता है, क्योंकि उसके पैसे, वो कहीं से पैसा अरेंज नहीं कर सकता, तो मतलब इसको डिस्ट्रेस सेल बोला जाएगा। ये जो फाइनेंसिंग एजेंसीज होती हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और वो इसीलिए होती हैं ताकि ऐसे ऐसे कंडीशन में डिस्ट्रेस सेल को रोका जा सके। वहां से एजेंसीज है तो वहां से वो अपने टर्म कंडीशन के हिसाब से पैसा ले सकता है ताकि फ्यूचर में उनको पे कर सके। देन रिस्क बेयरिंग, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग। अब देखो क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा कोई प्रोड्यूस बन जाता है, वहां से लेकर के मार्केट में अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसको डिफरेंट जो प्रोड्यूस है कम्युनिटी, उसको डिफरेंट मार्केट चेन से होकर के पास होना पड़ता है। तो इस बीच में उसमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो ये रिस्क होता है। रिस्क मतलब यही रिस्क होता है मार्केट का, ठीक है। तो रिस्क बेयरिंग क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द एक्सेप्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस व्हेन मार्केटिंग ए प्रोडक्ट, मतलब कि डिफरेंट लेवल पे जो लॉस होता है, उसकी उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उस लॉस को होने की, ठीक है, उसको क्या कह सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना, यही रिस्क बेयरिंग होती है। जिसकी रिस्क बेयरिंग ज्यादा होगी तो वो ज्यादा देर तक टिकेगा मार्केट में, और जिसकी कम होगी उसे नुकसान ज्यादा होगा और वो ज्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं सकता। ये मार्केटिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंट फीचर है। अब जो मेजर, अब ये होता है कि डिफरेंट लेवल पे, मींस जो मार्केटिंग चैन है, इसके डिफरेंट लेवल पे कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो ये उसका है कि फिजिकल रिस्क में जैसे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया, आग लग गई, मॉइस्चर की वजह से जो नुकसान होता है कम्युनिटी को, वो फिजिकल रिस्क में है, ठीक है। प्राइस रिस्क क्या होता है कि प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर गई, आवक मीन सप्लाई स्टॉक का कुछ प्रॉब्लम हुआ और प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर गई, बहुत ज्यादा गिर गई नीचे, तो नुकसान होने लगता है वहां पे, ये प्राइस रिस्क है। इंस्टीट्यूशनल रिस्क, दिस रिस्क अराइज फ्रॉम चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, अभी आम का मतलब अभी मैं देख रहा था जो अल्फांसो मैंगो ना गुजरात वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो क्या सीधे मुंबई को भेजते हैं, वहां पे मुंबई में सेल आउट करते हैं। अभी वहां पे बैरिकेटिंग लगा हुआ है कि भाई ठीक है, कोई सामान बाहर से नहीं जा सकता मुंबई में। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी, तो जो वो मैंगो ट्रेडर्स हैं जो वहां से मैंगो को सीधे वहां सेल आउट करते हैं, उनको नुकसान होगा। तो इस तरह का ये रिस्क को इंस्टीट्यूशनल रिस्क बोलते हैं। जब गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज की वजह से किसी का नुकसान होने की संभावना होती है, तो उसको इंस्टीट्यूशनल रिस्क बोलते हैं। देन चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, मान लो कि अगर भाई कंज्यूमर है, उसका जो टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, भाई आज उसे ये पसंद था, अब उसे इस तरह की चीजें पसंद, मान लो टेस्ट या प्रेफरेंस, भाई आज उसे खट्टा पसंद था, कल मीठा पसंद आ रहा है उसे,
तो इस तरह में भी रिस्क होता है कि भाई आपने तो पहले तो जो खट्टा पसंद आ रहा था आपने उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन किया, अभी क्या है कि मीठा पसंद आ रहा तो आप वो सेल नहीं हो रहा, तो ये भी एक रिस्क है मार्केट में, टेस्ट और प्रेफरेंस के बेसिस पे। देन नेचुरल कैमिटी, जैसे फ्लड हुआ, वार हुआ, इस बेसिस पे भी नुकसान होता है। आपने बहुत ज्यादा स्टोर करके रखा था, उस एरिया में पूरा बाढ़ आ गया, पूरा सामान जो है मॉइस्चर की वजह से, भीगने की वजह से 6-8 दिन अगर पानी रुक जाए और गेहूं पूरा भरा हुआ था, वो पूरा पूरा वेयर हाउस खराब हो गया, पूरा गेहूं खराब हो गया, तो इस तरह का जो रिस्क होता है नेचुरल कैलेमिटीज में आता है। अब इस रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? तो पहले तो स्टोरेज मैकेनिज्म जो है, जैसे वेयर हाउस डेवलप करके, साइंटिफिक वेयर हाउसेस को बढ़ा करके, ठीक है, स्टोरेज मैकेनिज्म को और अच्छा करके हम इस तरह के रिड्यूस को रिस्क रोक सकते हैं। तो इंश्योरेंस होता है, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, अगर जो फार्मर्स हैं अपने प्रोड्यूस का चाहें, या जो डिफरेंट एजेंट्स हैं वो अपने प्रोड्यूस का चाहें इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो यदि कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी अपने टर्म कंडीशन पर उनको रिबेट कर सकती है। देन मिनिमाइजिंग द प्राइस रिस्क, जो प्राइस रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्राइस रिस्क है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो पहला तो एमएसपी का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी चीज का मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस लिमिट तय कर देती है। अब प्राइस का जो वेरिएशन है उसी बीच में होता रहता है, तो ठीक है, तो प्राइस रिस्क खत्म हो जाता है। अभी कमोडिटी कितनी कम क्यों ना हो और कितनी ज्यादा क्यों ना हो, उसका मिनिमम मैक्सिमम प्राइस तय हो गया। फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, विच कमीशन एजेंट, होलसेलर्स, बायर्स, प्रोफेशनल्स, स्पेकुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि कमीशन एजेंट से आप तय कर लीजिए कि भाई जो कुछ भी होगा, मतलब रेट हम आपको यही लेंगे, रेट फिक्स कर लीजिए कि भाई फ्यूचर में हमारा कितना प्रोडक्शन होगा, आप हमसे इतना सामान लेंगे और इस प्राइस पे लेंगे, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसी तरह से एस्टैब्लिशिंग ए मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक मार्केट इन्फॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर इन द। अच्छा, मार्केट इन्फॉर्मेशन अभी मैं आगे बताऊंगा। अगर जो साइंटिफिक मार्केट इन्फॉर्मेशन है उसका किसी तरह इफेक्टिवली डिसेमिनेशन कर दें तो इससे भी प्राइस रिस्क को रोका जा सकता है। सबको पता होगा किस समय पे हमें क्या लगाना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे कोई चीज प्रोड्यूस करें, ताकि हम उतना ही प्रोड्यूस करें जितना डिमांड जरूरी है, जितना जरूरी है, ताकि हम रेट एक प्रॉपर रेट मिलता रहे वहां पे। ठीक है, ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस और मार्केट इन्फॉर्मेशन में आता है।